चाहता हूँ और बात जी। आगे बढ़ाइए दिनेश जी। जी, दिनेश जी आपके पास आता हूं। जब मोदी जी पैदा हुए थे सारा भारत ही गरीब था। अमीर कौन था सर? 99%। मेरे खुद के पेरेंट्स पाकिस्तान से आए थे शरणार्थी के रूप में। दौलत क्या थी उनके पास? एक गठरी, न सिर पे छत, न खाने को रोटी, न पहनने को चप्पल, कुछ नहीं था सर। एक गठरी थी, उम्मीद की गठरी। सड़कों पर दिन गुजारे, खुले में मैदानों में दिन गुजारे। और ये शरणार्थी सिर्फ पाकिस्तान, वेस्ट पाकिस्तान से नहीं आए थे, ईस्ट पाकिस्तान से भी आए थे सर। जब देश बटा था तो करोड़ों शरणार्थी थे सर। तो क्या मोदी जी की व्यथा उन शरणार्थियों से ज्यादा थी? हो सकता है मोदी और मोदी की माता जी के पास तो रहने को घर था, जो भी काम करते थे। उनकी व्यथा क्या थी सर? और बाकी 99% जो पॉवर्टी में नीचे थे उससे उनकी व्यथा क्या थी सर? उस टाइम क्या एक ही गरीब था उस टाइम, जिसका नाम नरेंद्र दामोदर दास मोदी है, और कोई गरीब नहीं था इस देश के अंदर? तो लज्जा तो आएगी ना सर। यहां भी अपनी गरीबी का बखान करने से वो क्या कहते हैं कि हटे नहीं। क्यों नहीं बोलते कि उस टाइम 99% इंडिया गरीब था, अंग्रेजों के चंगुल से निकला था, और कुछ नहीं था हमारे पास सिवाय एक हौसले के। यही तो पंडित नेहरू ने भी कहा था ना, द ट्राइस्ट विद डेस्टिनी, कि कुछ नहीं है हमारे पास, लेकिन हां, देश जिंदा है, उम्मीद जिंदा है। अभी मैंने बजट भी बता दिया आपको। 300 करोड़ के बजट में आप इंडिया को संभाल सकते थे क्या? पूरे इंडिया को। पर इन्हें अपनी गरीबी नजर आती है। उस टाइम के इंडिया के 99% की गरीबी इनको नजर नहीं आती है। कितनी शर्मनाक बात है। दिनेश कुमार जी अनम्यूट कर लीजिए, अनम्यूट कर लीजिए दिनेश जी, सबको अनम्यूट कर नमस्कार। लीजिए। और सबसे महत्वपूर्ण विषय जो है वो सेंट्रल विस्टा का है कि क्या ये होना चाहिए था। हेमंत जी ने बहुत अच्छे से कहा कि सेंट्रल विस्टा, इसके अलावा और जो बाकी सब चीजें हैं, ये जो प्रोजेक्ट है ना सर 20,000 करोड़ का, ये प्रोजेक्ट देश के लिए क्या लेकर आया है? हमें स्टैच्यू ऑफ यूनिटी से कोई आपत्ति नहीं थी, लेकिन अगर उस दौलत को 3,000 करोड़ से एक सरदार वल्लभ भाई पटेल मल्टी स्पेशलिटी इंटरनेशनल लेवल का कोई हॉस्पिटल बनता, देश के लोगों को फायदा होता। ये टिप्पणी मेरी अकेले की नहीं है, शायद बहुत सारे लोगों ने इस बार इस तरह से चर्चा की। इसलिए तो मेरा टाइटल है सर, वो एक शहंशाह ने बनवा के हंसी ताजमहल, वही तो है सर। वही बात पे, उसी बात पे आ रहा हूँ सर कि ये क्या वो पार्लियामेंट हाउस की जो पहले की आइकॉनिक हिस्टोरिकल बिल्डिंग है, क्या वो जर्जर हो गई? क्या वो टूट के बिखर के किसी भूचाल में आकर तबाह हो गई, जो हमें इस नए भवन को बनाना जरूरी था? That building is still standing majestically in the heart of the capital of India. तो क्यों नहीं, हमें जरूरत क्या है, किस लिए? सिर्फ एक आइकन क्रिएट करना है कि हम जब प्राइम मिनिस्टर थे तो हमने भी एक महल खड़ा किया। और अनफॉर्चुनेट पहलू ये है कि ये महल तानाशाही को रिफ्लेक्ट कर रहा है, डेमोक्रेसी को नहीं। ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य है देश का, क्योंकि उस आज ही की स्पीच को आप ध्यान से सुनेंगे, वहां पर आदिवासियों की बात की गई, वहां महिलाओं के उत्थान की बात की गई, वहां अत्याचार और भ्रष्टाचार निराकरण की बात की गई। लेकिन हकीकत इसके बरक्स है, मणिपुर में आदिवासी तबाह हो गए। और मतलब यहां तक मैं आपको कहूं, किसी ने बहुत बढ़िया कमेंट किया था, एक मेरे दोस्त ने, हम चर्चा कर रहे थे कि आदिवासियों का दर्द और उसका क्रेडिट लेने के लिए आपने राष्ट्रपति को स्थापित किया, द्रौपदी मुर्मू हमारे राष्ट्रपति बनाए, वो एक क्रेडिट आप आदिवासियों को लेकर आपने लिया। लेकिन अनफॉर्चुनेट एस्पेक्ट क्या है कि हमारे राष्ट्रपति ने भी जलते हुए मणिपुर के ऊपर एक शब्द तक नहीं बोला, क्योंकि उन्हें इजाजत ही नहीं थी। सत्यपाल मलिक की एक बात याद आती है कि जब उनको राष्ट्रपति से मिलने के लिए, जब उस वक्त कोविंद जी राष्ट्रपति थे, मिलने के लिए उन्होंने टाइम लिया, तो वो टाइम लेने के बाद
उनको ये पता नहीं था कि उनका जो टाइम है प्राइम मिनिस्टर से मिलने की जो प्रक्रिया है, प्रेसिडेंट से मिलने की प्रक्रिया जो है वो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से होकर गुजरती। दिस हैज हैपेंड फॉर द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ द कंट्री कि आप जिस वो और आपने डिग्रेड किया है वहां पर अपने मतलब एक कॉन्स्टिट्यूशनल और देश की सर्वोच्च महिला या सर्वोच्च पद को आपने डिग्रेड किया है। आप इस तरह की परिस्थितियां वहां पे क्रिएट कर रहे हैं और आप कह रहे हैं कि आपने ये जो आइकन बनाया है, ये जो सेंट्रल विस्टा बनाया है, ये देश का हित करेगा। अरे वहां पर जो बैठे हुए लोग हैं वही इस संस्था को चलाते आए हैं और वो चाहे कांग्रेस के रहे चाहे वो बीजेपी के रहे, बीच में और भी दलों ने प्रयास किया। देश जो कोई भी यहाँ आया पार्लियामेंट में, उसका मकसद सिर्फ एक रहा कि देश आगे बढ़े। लेकिन ये पहली बार हुआ है कि देश को बाद में पहले व्यक्तिगत और फिर अपना दल, ये इन दोनों के उत्थान के लिए काम होता रहा। मुझे ये कहने में संकोच नहीं है कि यहाँ किस तरह से ये सारी चीजें मैनिपुलेट हुई, किस तरह से ये सारा चीजें बनाई गई। आपने बहुत बढ़िया बात कही कि जिस वक्त देश के लोग सड़कों के ऊपर दर दर भटक रहे थे, दिल्ली से वो लोग जो हजारों लोग पलायन कर रहे थे अपने अपने घरों को कोरोना के टाइम में, वो सड़कों पर कई मरे। बहुत दुखद पहलू है कि कई मर भी गए, लेकिन हमारे शहंशाह की आंखों के सामने उनका कोई असर नहीं, कोई किसी ने वो मतलब एक आंसू तक नहीं छलका, एक शब्द तक नहीं। वो फीलिंग होती है ना जो आती है अंदर से किसी के दर्द को देखकर, वो वहां पर देखने को मिलती ही नहीं है। वो सीना 36 से 58 इंच हो जाएगा वो किसी भी पल, किसी के भी, वो इतना अहंकार के साथ भरा हुआ है कि आपको जरूरत ही नहीं है, आम आदमी की तरफ आप देखते नहीं है। आपको सिर्फ दिखते हैं अडानी और अंबानी, आपको दिखते हैं आपने नेशनल इंस्टीट्यूशंस का, आपका HAL है, चाहे DRDO है, चाहे वो दूसरे और इंस्टीट्यूशंस हैं, आपका बस नहीं चला। आपने इसरो का भी अगर प्राइवेटाइजेशन कर देना था, लेकिन ये हालत है आप हर चीज का प्राइवेटाइजेशन कर रहे हैं अपने लोगों के भले के लिए। आप डेमोक्रेसी की बात कर रहे हैं, आप डेमोक्रेसी की बात कहां से कर रहे हैं जब आप डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस जो हमारे संविधान के इंस्टीट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशन जो है, उनका आप सत्यानाश करने में लगे हुए हैं। आपका जो भाषण है वो बहुत बढ़िया है, बहुत लबोलुआब भी है उसमें, लेकिन उसमें सुनने में और उसमें करने में बहुत फर्क है। जो बाहर ग्राउंड पे रियलिटी आनी चाहिए सर, वो हमें आपत्ति नहीं होती है, या शायद देश के बहुत सारे लोगों को जिनको ये विस्टा, सेंट्रल विस्टा दिख रहा है, उनको शायद ये आपत्ति ही नहीं होती अगर आपकी करनी और कथनी में सामंजस्य होता। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो है, लीडर क्यों नहीं बन पा रहे हैं आप हमेशा ही आप लीडर नहीं है, आप डिक्टेटर हैं और आप खौफ, ये सरकार की सत्ता, सरकार और शासन की बात ही नहीं करूंगा मैं, तो इनके दल की बात करता हूं। विद इन द पार्टी ऐसी स्थिति खड़ी हो चुकी है जहां पर डेमोक्रेसी मतलब बिल्कुल जीरो लेवल पर जा चुकी है। अभी स्वामी जी ने जो मुद्दा बहुत गंभीरता से उठाया, मेरा उनके साथ भी इत्तेफाक है कि हमने इस G20 में अपने आप को जो हम पा सकते थे हमने वो नहीं पाया, हमने खो दिया। हमने मीडिया को, जो एक अमेरिका से ही नहीं और भी देशों से लोग आए हुए थे, अपने राष्ट्रीय अध्यक्षों के साथ लोग आए ताकि वो हिंदुस्तान को देखें और वहां पर इंटरेक्ट करें, वहां के लोगों के साथ इंटरेक्ट करें, वहां के और जो लीडर्स दूसरे कंट्री से आए हुए हैं उनके साथ इंटरेक्ट करें, ताकि वो यहाँ पर क्या फील कर रहे हैं वो चीज वो अराउंड द वर्ल्ड कन्वे कर सकें। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो नहीं हुआ। दूसरा, आपके प्राइम मिनिस्टर ऑफ कनाडा 2 दिन वहां रहे होटल ललित में और आपका कोई आदमी उनको पूछने तक नहीं गया। मतलब इससे ज्यादा शेमफुल और क्या हो सकता है। आप हमारे घर में भी गेस्ट आ जाता है तो हम उसको पूछते हैं, भैया कि अगर आपकी गाड़ी का व्यवस्था नहीं है तो हम करके देते हैं, और अगर आपको कहीं रुकना ही है तो हम आपको दो जगह और घुमा के लाते हैं। लेकिन यहाँ तो वो जो वहां पर प्रोटोकॉल में मिलने लेने जाने वाले थे, उन्होंने भी कह दिया कि महाराज हमने तो सिर्फ उनको रिसीव करने को कहा था, उसके बाद उनका क्या करना है, कहाँ
उनको किस तरह से एड्रेस करना है, अटेंड करना है, वो हमारी जिम्मेदारी ही नहीं है। तो यहाँ जिम्मेदारियों से ये पीछा छुड़ाने की जो परंपरा है, ये उस व्यक्ति की नहीं है, ये इस पूरे कुनबे की है। ये कभी भी फेस नहीं करेंगे अपनी जिम्मेवारी को, कभी भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को। बीइंग अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ अ कंट्री, फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? देश हित और पब्लिक वेलफेयर। लेकिन यही नहीं हो रहा है। और ये विस्टा का आज हम जिस तरीके से आज जिस विस्टा में जाकर जो कुछ बोला गया, वो बोलने में और करने में जो फर्क हमने देखा, वो ठीक नहीं। जी बिल्कुल, नीरू जी आपके पास आता हूँ। दर्शक मित्रों, कल दोपहर को हमने एक बहुत अनूठी डिबेट